हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइज। अब हम लोग नाइन्थ क्लास की जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है उसको देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 को, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये वाला जो चैप्टर है आपको यहाँ से सिर्फ एक बार ही रीड आउट करना है चैप्टर को। आपको याद होगा इकोनॉमिक्स में नितिन सिंघानिया में हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। सब कुछ सारे एंगल्स हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, A to Z। ठीक है। एनसीईआरटी में आपको फेमिलियर करवाया गया बहुत बेसिक कंसेप्ट से, लेकिन हमने अटमोस्ट बेसिक कंसेप्ट पर जाकर उस चैप्टर को पढ़ा था, सारी की सारी चीज़ें करी थी। याद है कि नहीं है किसी को कि पॉवर्टी हमने ख़त्म करा था? ठीक है। तो उसी से रिलेटेड बस ये एक छोटी छोटी सी यहाँ पर चीज़ें हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत में राइटर आपको इंट्रोडक्शन में बोल रहा है कि सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो है गरीबी। गरीबी का जो ट्रेंड है भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, ये एक चीज़ से डिफाइन होता है, पॉवर्टी लाइन से। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ प्रमुख कारण जानेंगे गरीबी के, और एंटी पॉवर्टी मेजर्स भारत की सरकार के द्वारा क्या लिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है हम डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखते हैं या ये टर्म सुनते हैं जिनको हम मानते हैं, समझते हैं एज पुअर। अब वो एक ऐसा लेबरर हो सकता है जिसके पास कोई ज़मीन ना हो गांव के अंदर, लैंडर्स एग्रीकल्चर लेबर गांव के अंदर, या पीपल हु आर लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़। वो डेली वेज वर्कर्स भी हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, बच्चे जो वर्कर हों ढाबों में काम कर रहे हों वो भी हो सकते हैं। एंड दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रेन एंड टैटर्स, मतलब इधर उधर बच्चे भटक रहे हो, भीख मांग रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। तो हमें भारत में इर्द गिर्द हमारे पॉवर्टी दिखती है। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, ऐसे बड़े सारे एस्टिमेट्स हमें बताते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 270 मिलियन 27 करोड़ की जो आबादी है भारत के अंदर, वो गरीबी में रह रही है 2011 और 12 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये भी है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। ठीक है। और पॉवर्टी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 के हिसाब से भी और जीएस पेपर 3 के हिसाब से भी। हर साल आपको वेमेन और पॉवर्टी के ऊपर, मैं लिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में मेंशन कर रहा हूँ, वेमेन और पॉवर्टी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर दो हमें केस स्टडीज बताई गई है पॉवर्टी के ऊपर। एक शहर वाला मुद्दा है, एक गांव वाला मुद्दा है। पहले शहर वाले मुद्दे को समझते हैं। 30 साल का एक बंदा है राम सरन। ये एक डेली वेज लेबरर है, दिहाड़ी पे काम करता है एक आटे की मिल में, रांची के पास झारखंड में। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड 1500 रुपीज पर मंथ जहां पर ही काम करता है, 1500 रुपये महीना। ठीक है। विच इज़ नॉट ऑफन, और ये भी कोई फिक्स नहीं है। मनी इज़ नॉट इनफ कि वो उसके परिवार में जितने भी लोग हैं उसका गुजारा कर सके। ठीक है। 6 लोगों का उसका परिवार है, वो खुद, उसकी बीवी, उसके 4 बच्चे। ठीक है। बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ्स, 6 महीने से 12 साल के, मतलब अलग अलग जैसे उसके बच्चे हैं 4। उसको फिर गांव में भी उसका जो घर परिवार जहाँ पर भी है, मतलब जहाँ मम्मी पापा उसके रहते हैं, ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव्ड इन अ विलेज नियर रामगढ़। इसके फादर एक लैंडलेस लेबरर हैं, वो राम सरन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और इसका जो भाई है जो कि हजीराबाद में रहता है, सस्ते मतलब कुछ भी नहीं करता, वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। राम सरन अपने बीवी और अपने बच्चों को लेकर, जो 6 लोगों का परिवार जो हमने डिस्कस करा, वो एक 1 रूम रेंटेड हाउस में रहता है एक क्राउडेड बस्ती में जो कि शहर के बाहर है, उसके बगल में है। ठीक है। यहाँ पर टूटी फूटी इसकी दीवारें हैं, घर का स्ट्रक्चर आप समझ ही सकते हो, और क्ले टाइल्स लगी हुई हैं। इसकी जो बीवी है शांता देवी, वो पार्ट टाइम नौकरानी की तरह काम करती है कुछ घरों में, और उसको 800 रुपये मिल जाते हैं। वो दाल और चावल 2 बार खा पाते हैं, इतना इंतज़ाम उनके पास हो पाता है।
लेकिन पूरे परिवार का पेट भर के उनका पालन हो सके इतना नहीं हो पाता, उनकी इनकम उनको अलाउ नहीं करती है। ठीक है। इनका जो बड़ा बेटा है, ही वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, और ये 300 रुपये अर्न करता है। जबकि उसकी जो 10 साल की बेटी है वो छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है घर पे। कोई भी बच्चे उनके स्कूल नहीं जाते हैं। 2 जोड़ी उनके पास कपड़े हैं मुश्किल से फटे पुराने से। एंड न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड बिकम्स अनवियरेबल, पहने लायक नहीं है तभी नए कपड़े इनके आते हैं। शूज़ इनके लिए लग्जरी हैं, शायद से ही कभी इनको मिले। और जो छोटे बच्चे हैं दे आर अंडर नरिश, पतले दुबले से हैं, उनकी हड्डियाँ दिखती हैं। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इन। ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन जहाँ पर वर्कर्स, ये कहाँ से आए हैं? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? पक्का कुछ साल पहले इनकी माइग्रेशन हुई होगी। नहीं भी हुई है तो शहर के अंदर दे आर विक्टिम्स ऑफ अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी के कुछ एलिमेंट्स, नंबर 1, लोग झुग्गीज में या बस्तीज में रहते हैं। दूसरा एलिमेंट, सिटी आउटस्कर्ट्स के पास उनकी लाइफ होती है क्योंकि शहर बहुत महंगा है अंदर। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, हर किसी को काम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सपोर्ट फैमिली। ठीक है। ये अर्बन पॉवर्टी के कुछ सरकमस्टांसेस हैं, कुछ फिनोमेना है। गांव का केस डिस्कस करते हैं। लखा सिंह, ही बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन यूपी। इसकी जो फैमिली है उनके पास कोई बड़ी ज़मीन तो नहीं है, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। काम इनका ऐसा रहता है कि कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। उनकी इनकम भी ऐसी है डामाडोल। कभी इनको 50 रुपये मिल जाते हैं फॉर अ हार्ड डेज वर्क, बट ऑफन इट्स इन काइंड, पैसे ना मिलकर। कुछ किलो इनको गेहूँ मिल गए, दालें मिल गई, कुछ सब्जियां मिल गई, जिसके भी बड़े बड़े फार्मर, बड़े बड़े ज़मींदार के फार्मलैंड में जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। 2 वक्त का गुजारा भी कर सके, खाने पीने का इतना भी नहीं है। लाखा लिव्स इन कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। Women of the family spends a day chopping fodder and collecting firewood in the fields. मतलब गाय भैंस भेड़ बकरियों को चरवाने के लिए चारा इकट्ठा करना, लकड़ियाँ वगैरह काट कर लाना। इनके जो पिताजी हैं वो एक टीबी पेशेंट हैं। ही पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। मदर जो है, शी नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिसीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे। मतलब उनको भी मतलब ज़िंदगी में ये जो बीमारी वगैरह दिक्कतें परेशानियाँ ये खाती चली जा रही हैं। ठीक है। इनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। लाखा वहाँ पर कभी नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज जस्ट 10 years ओल्ड। और कुछ सालों में कभी कभार इनके पास नए कपड़े आते हैं। इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली। यानी कि यहाँ पर जो केस है प्रॉपर तरीके से क्या है, रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी के पीछे एक बहुत बड़ा एंगल काम करता है। बताओ मुझे ज़रा, कौन सा फैक्टर काम करता है? नहीं, कास्ट के बेसिस पे आप गरीब थोड़ी ना हो जाओगे। एक्सेस टू लैंड, और एक्सेस टू लैंड डिपेंड करता है आपके कास्ट के ऊपर, है ना। इससे बाकी सारी जितनी भी परेशानियां बर्थ ले रही हैं वो इसी के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर हम लोग बात करें लैंडलेसनेस, पॉवर्टी के ये सारे फीचर्स भी हैं। ज़मीन ना होने की वजह से क्या होता है, जहाँ पर भी रहते हो काम करने के लिए या फिर परिवार को लेकर,
रेंट अफोर्डेबिलिटी का मुद्दा, बेरोजगारी, अनफिक्स नेचर ऑफ जॉब, साइज ऑफ फैमिलीज लार्ज, तो उनकी हेल्थ और एजुकेशन ये इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। जब ये नहीं हो पाती है तो इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, बच्चों को भी काम करना पड़ता है, हेल्पिंग हैंड बनकर, एंड देयर इज हेल्पलेसनेस, परिवार को अपना खुद ही देखना है, कोई इनकी मदद करने नहीं आएगा। तो ये दो केसेस हमें दिखाते हैं कि पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं। तो पॉवर्टी का एक सबसे बड़ा एक एंगल है पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। ये कैसी सिचुएशन भी होती है, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं नितिन सिंघानिया में, जहाँ पर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, या फिर बीमार लोग अपने हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। कंप्लीट हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन होती है। गरीब लोगों का ऑलमोस्ट हर एक जगह पर शोषण होता है, फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस भारत जब आज़ाद हुआ उसका यही था कि भारत की आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, गरीबी से बाहर निकालना है। महात्मा गांधी हमेशा से इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करते रहे हैं कि भारत ट्रू तरीके से इंडिपेंडेंट, सच मतलब असली तरीके से आज़ाद तभी हो सकता है ओनली व्हेन पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। अब जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं, उनके द्वारा कैसे देखा जाता है पॉवर्टी को। सोशल साइंटिस्ट वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। दो चीज़ें देखी जाती हैं, लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन। इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, माल न्यूट्रिशन, lack of access to healthcare, job opportunities, safe drinking water और अल्टीमेटली सैनिटेशन। इन सारी चीज़ों का जब अभाव होता है, जब ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, वो है कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पॉवर्टी को एनालाइज करते हैं दो पैरामीटर्स के बेसिस पर। एक है सोशल एक्सक्लूजन, एक है वल्नरेबिलिटी। ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि सोशल एक्सक्लूजन कैसे रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए, या इनका कैसा लिंक है, या वल्नरेबिलिटी कैसे रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए और पॉवर्टी कैसे क्या लेना देना, या फिर कंबाइन कर आ सकता है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी का क्या लिंक है पॉवर्टी की दिशा में। अब आपने एक चीज़ तो देखी थी, चला याद है, इस बारी मेंस में क्वेश्चन आए थे NCERT 6, 7, 8 से भी आए थे एक दो क्वेश्चन हर पेपर के अंदर। तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी टैगोर वाला जो क्वेश्चन था, ज्योग्राफी में एक दो क्वेश्चन थे, तो ऐसे ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। यानी कि सोसाइटी में ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करा गया है, नज़रअंदाज करा गया है कि तुम हमसे दूर रहो, अपने जैसे लोगों के साथ रहो। तो किस चीज़ से एक्सक्लूड करा गया है? They are excluded from enjoying social equality of better of people in better surroundings। जैसे ये सेम वही चीज़ है, वो लॉस स्प्रिंग नहीं है जैसे कहानी इंग्लिश की साहिब आलम और मुकेश वाली, ये वही चीज़ है। सोशल एक्सक्लूजन एक कारण भी है और एक कॉन्सिक्वेंस भी है, इफेक्ट भी है पॉवर्टी का यूजुअल सेंस में। कारण कैसे है? लोगों को जब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी, नहीं कारण कैसे है? लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकेगी ना,
आपको अगर अपने आप को डेवलप करना है, आप चाहते हो कि आप अपने से बड़े लोगों से कुछ सीखो, जो आपसे ज़्यादा स्किल्ड है उनके साथ कुछ सीखो। जब आपको अलाउड ही नहीं है उनके साथ उठना बैठना, उनकी ज़िंदगी देखना कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने लाइफ को अपनी बेटर करा, क्या हुआ, तो ऑब्वियस ये बात है वो एक कॉज बन जाएगा आपकी गरीबी का, कि आपको गरीब लोगों के साथ ही रहना है। जैसा कि आप यहाँ पर देखा ना कि इन टर्म्स ऑफ पुअर, हैविंग टू लिव ओनली इन द पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। ठीक है, जैसे वो एक उसका डायलॉग नहीं है गली बॉय का, ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर ही बनेगा, ये वो वाली चीज़ है। एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। अब इसकी वजह से सोशली एक्सक्लूड होने की वजह से समाज में क्या चल रहा है, समाज में लोग किस तबके तक किस ऊंचाइयों तक, किस तबके तक पहुंच चुके हैं, वो क्या अचीव कर रहे हैं, इस चीज़ का अनुमान आपको नहीं होता। जैसे याद है ना, मैंने आपको बताया था इंडिया ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। अगर आप इसको कंपेयर करो हमारी देश के साथ, इंडिया ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे 1991 तक, है ना, इकॉनमी के। जब दरवाजे खोले तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी थी ना, और इंडिया बहुत पीछे रह गया था उस चीज़ में। ऐसे ही लोग भी जब पीछे रह जाएंगे, compete नहीं कर सकेंगे, स्किल नहीं मिलेगी, तो मार्केट में जाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी नहीं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स के जो ग्रुप्स हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो कि दूसरे एंजॉय करते हैं। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है होते हैं वो सोशली एक्सक्लूड होते हैं फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो सोशल एक्सक्लूजन जो है, इट मे लीड टू बट इट कैन ऑल्सो कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। यानी कि अगर आपके पास कमाई का साधन कम है वो चलेगा, लेकिन सोशली अगर आप एक्सक्लूड हो तो आपके पास जो स्कोप होता है अपने आप को डेवलप करने का, सेल्फ डेवलपमेंट का, वो ख़त्म हो जाता है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो और आप एक स्किल को ऑक्यूपाई, मतलब स्किल को सीखना चाहते हो, आपने सीख भी ली, लेकिन आपका कास्ट स्टेटस आपका अलाउ नहीं कर रहा कि आप दूसरों के साथ उठ बैठ सको। और ये मतलब बहुत सारे रीजन्स की, बहुत सारे स्टेट्स की, बहुत सारे इलाकों की हमारे देश में रियलिटी है, उसको दर्शा रहा है। अब क्या होता है, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी भी गरीबी को मेजर करने का एक इंडिकेटर, एक टूल है, which describes a greater probability of certain communities, say members of a backward caste or individuals such as widow or physically handicapped persons, of becoming or remaining poor in the coming years। यानी कि यहाँ पर पर्सन क्या है, उसको एक, वो एक किस चीज़ पर है, वो एक डिसएडवांटेज पोजीशन पर है ना। अब वो डिसएडवांटेज पोजीशन दो तरह की होती हैं, नेचुरल या सोशल। मुझे बात बताओ, पर्सन अगर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, ये नेचुरल डिसएडवांटेज है सोशल? और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो नेचुरल। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, मिनट को दूसरो, लेकिन कोई अगर लेडी अगर विधवा हो गई तो सोशल है। सोशल नेचुरल है, सोशल क्या है, समाज ने विधवा कर दिया क्या, पागल। तो वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये मिलना पर्सन के लिए मुश्किल हो जाती है। जब यही नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस ही बात है पॉवर्टी अट्रैक्ट होगी। अब वल्नरेबल पर्सन ना एक और चीज़ से हो सकता है, जैसे पर्सन एक ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पर दैट रीजन इज प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिज्म, या कोई ऐसे कभी किसी फिनोमिना का या ऐसे टेररिस्ट अटैक का एक विक्टिम हो गया, ठीक है, तब वो पर्सन वल्नरेबल हो सकता है। अब वल्नरेबल इन द सेंस कि उसका सब कुछ छिन गया, घर, परिवार, प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ चला गया। जैसे मैं अभी प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक अंकल का आपको एग्जांपल दे रहा था ना मैं आपको, ठीक है, तो वो भी तो अब एक वल्नरेबिलिटी लाइफ उनको बितानी पड़ रही है कि नहीं। तो एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दिस रिस्क।
पर्सन के पास इसके लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, सोशल इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन जिसको हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है, पर्सन अगर गरीबी रेखा के ऊपर है तो वो गरीबी रेखा पर या गरीबी रेखा के नीचे आ सकता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कंसेप्ट ये, अबव पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन वाला। तो वल्नरेबिलिटी क्या डिस्क्राइब करता है ये फिनोमेना? इट डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन द अदर पीपल when bad time comes for everybody, whether a flood or earthquake or simply a fall in the availability of jobs। बेरोजगारी बढ़ गई, जैसे अमेरिका में कभी भी चला था ना रिसेशन का फेस। मूवी देखी होगी शायद से आपने, जॉन अब्राहम बहुत अच्छा ऑन कर रहा होता है देसी बॉयज मूवी में। एकदम से रिसेशन आता है अमेरिका में अंदर, उसकी जॉब चली जाती है। फिर हम जानते हैं पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट। गरीबी को मेजर करने के लिए ये एक इंडिकेटर होता है, पॉवर्टी लाइन एक मेथड होता है, एक इंडिकेटर होता है। इट इज़ अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी। इट इज़ बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन लेवल। यहां पर हम मिनिमम इनकम या फिर मिनिमम कैलोरी इनटेक को देखते हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन की इनकम एक मिनिमम लेवल से नीचे गिर जाती है, जो कि उसकी बेसिक नीड को भी पूरी नहीं कर पा रही है, फिर वो वाली इनकम, तब हम कहेंगे कि पर्सन गरीबी रेखा के नीचे आ गया। अब लोगों की बेसिक नीड क्या होती है और उसकी पूर्ति वो कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, अलग अलग फॉर्म में। अब पॉवर्टी लाइन जो है इट में वेरी विद टाइम एंड प्लेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वक्त, हालात और कंट्री के हिसाब से वेरी कर सकती है। जैसे याद है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, PPP, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा मैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना। $8 या $100 आपके लिए कितने गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट क्रिएट कर सकता है अमेरिका को, और वही पैसा इंडिया में कितनी बास्केट क्रिएट कर सकता है ना। तो हर एक कंट्री ऐसे ही पॉवर्टी लाइन को एज एन इमेजिनरी लाइन यूज करती है, दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और उसको एक्सेप्ट करा जाता है एज अ मिनिमम सोशल लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन US मे बी कंसिडर्ड एज पुअर, लेकिन इंडिया के अंदर ओइंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ लग्जरी, कुछ भी हो जाए, है ना। अब पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हुए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट्स को भी देखा जाता है। ऑब्वियसली बात है, बेसिक नेसेसिटीज तो यही है। मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट्स मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, फूड रिक्वायरमेंट्स, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ को देखा जाता है कि पर्सन अपना गुजारा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइसेस इन रुपीज। अब अगर फूड के टर्म्स में अगर आप बात करो, इनकम की अभी हम बात करते हैं, लेकिन अगर आप फूड के टर्म्स में बात करो तो यहाँ पर देखा जाता है एक चीज़ को, कैलोरी रिक्वायरमेंट को, कैलोरी इनटेक को। तो फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, दे टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। कैलोरी नीड्स डिपेंड करती हैं एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से एंड टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से जो कि पर्सन को चाहिए होती हैं। अब ये कैलोरी रिक्वायरमेंट वाला फंडा कितना है और उसके बेसिस पर पॉवर्टी लाइन को इंडिया में कैसे एस्टिमेट करा जाता है। 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के अंदर कैलोरी रिक्वायरमेंट कम क्यों? फिजिकल वर्क यहाँ पर कम है, इस वजह से। गांव के अंदर 2400, शहरों के अंदर 2100। फिजिकल वर्क क्योंकि गांव में ज़्यादा करना होता है लोगों को, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है गांव में इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हायर देन इन द अर्बन एरियाज। अब मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, ये पीरियडिकली रिवाइज करी जाती है, और यही भी देखा जाता है कि चीज़ें महंगी कितनी हो रही हैं, यानी कि इसको देखते हुए एक और चीज़ कैलकुलेट करी जाती है, डैट इज
और इन्फ्लेशन से क्या पता लगता है पर्सन की अफोर्डेबिलिटी पावर। ऑब्वियसली बात है ना कि सैलरी भी हमने पढ़ा था ये सब कुछ चीज़ें पॉवर्टी में भी और इन्फ्लेशन वाले अलग से चैप्टर में भी कि देखो चीज़ें अगर महंगी हो रही हैं उसके साथ अगर आपकी सैलरी बढ़ती चले, इनकम बढ़ती चले, फिर उसका असर नहीं दिखेगा आपको अपने ऊपर। क्यों दिखेगा, है ना। बात तो ये है कि आपकी इनकम वहीं की वहीं अटकी रह गई, बाजार में चीज़ें महंगी हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई यहाँ तक। आगे तो इन कैलकुलेशन के बेसिस पर फॉर द ईयर 2011 टू 12 पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स एट, अभी है इनकम वाली बात, कैलरी वाली बात हमने ऊपर कर ली, 816 रुपीज़ पर मंथ फॉर रूरल एरियाज और ₹1000 फॉर अर्बन एरियाज। अब यहाँ पर पैसे ज़्यादा क्यों अर्बन एरियाज के, वहाँ पर तो कैलरी कम थी लेकिन यहाँ पैसे ज़्यादा क्यों, चीज़ें महंगी होती हैं, गुजारा करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन द अर्बन सेंटर्स। तो इस तरीके से 2011-12 के अगर आंकड़ों को देखें, अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग less than amount of rupees 4080 rupees per month will be below the poverty line. Similarly, a family in the urban areas would need a minimum of rupees 5000 per month to meet the basic requirement. क्योंकि यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, फैमिली को देखा जा रहा है क्या, नहीं, किसको देखा जा रहा है, पर पर्सन को देखा जा रहा है या फिर उसको पूरी फैमिली को, जब हम इनकम की बात कर रहे हैं पूरी फैमिली को देखा जा रहा है। यहाँ पर यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये देखो, ए फैमिली ऑफ 5 पर्सन्स लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन ₹4080। अगर एक पर्सन को, पूरी फैमिली को देखा जा रहा था तो 1000 रुपये भी वो पर्याप्त हैं। दिमाग लगाओ अपना थोड़ा सा, जो कि बुद्धि नहीं है आप लोगों में इतनी। 1000 रुपये पूरी फैमिली के देखा जाएगा, इतना मतलब पर मंथ पर फैमिली। यहाँ पर भी किसका पैरामीटर लेकर आया जाएगा, किसका, पर हेड तो ठीक है, लेकिन कमाने वाले वो लोग होने चाहिए, वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट होने चाहिए। बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वो अपने बच्चों को बेचेंगे, फिर बुजुर्ग लोग जाकर वो कमा कर आएंगे और तब जाकर उनकी कंबाइंड इनकम देखा जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग जो ये है, बस ये है कि जो 5 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर दे रखे हैं, तो एक मतलब एक इन्होंने थ्योरेटिकल नंबर दे रखा है, ऐसे ही हाइपोथेटिकल नंबर दे रखा है, 5 मेंबर्स हैं, कितने भी हों, वो किसका पार्ट होने चाहिए, वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, पर मंथ कैसे हो जाएगा, सोच के देखो, एक महीने में यार 5 फैमिली 1000 रुपये, कूड़ा उठा कर खाओगे सड़क से। तो पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली, नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्वेस। अभी जो सर्वेस हैं दे आर कैरिड आउट बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कह लो चाहे उसको, या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अगर हमें कंपैरिजन करना है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूज करते हैं पॉवर्टी लाइन का। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर कोई पर्सन कब उठा हुआ है शाइनी, जब कितनी है उसकी इनकम, श्रेया, पर डे। अरे अभी के लिए इतना जान लो, वो तो मैं नितिन सिंघानिया में सब कुछ अपडेट करवा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अगर इससे अगर कम गिरे तो क्या माना जाएगा पर्सन को, बिलो द पॉवर्टी लाइन, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये कितना होगा, $1.90, 158 रुपीज़। अभी आप कितना बता रहे हो शानी, 2.15 ना, 178 रुपीज़।
चलो 20 रुपये और बढ़ गए, ठीक है। मनरेगा वर्कर्स को अच्छी सैलरी मिलती है क्या? सिचुएशन ख़राब मानी जाती है वहाँ पर भी। और अभी सरकार की बुराइयां बड़े सालों से क्या चल रही हैं कि मनरेगा के प्रोग्राम के अंतर्गत उन्हें सरकार ने क्या करा है? नहीं, वो एक प्रोग्राम है ना, स्कीम है, डेडिकेटेड एक पॉलिसी है ना। वहाँ पर जीडीपी एलोकेशन कम कर रखा है ना, बजटरी एस्टिमेट्स बहुत कम बता रखे हैं उसके। ये चीज़ अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? मिड डे मील स्कीम के लिए पैसे की एलोकेशन कम कर दी जाए, अच्छी चीज़, ये अच्छी चीज़ पैदा करेगा इकोनॉमी में कि बुरी चीज़? नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा इसका, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेट्स, ये सारे ट्रेंड मैं आपको दे दूंगा लिखकर, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी आप रिलैक्स होकर सुनो, ठीक है। नोट्स मेरी तरफ से आपको हर चीज़ के मिल जाएंगे, अब आप रिलैक्स होकर सुनो। हाँ, कुछ इंसाइट अगर मिले उसको ज़रूर लिख लिया करो, वो आपकी पर्सनल हो सकती है, क्योंकि कि आपको ये चीज़ आपको लगे कि हाँ यार इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ कर सकती हूँ उसको मैं आंसर में, या याद रख सकते हैं हम लॉन्ग टर्म में, तो आप लिख लो उसको, ठीक है। यहाँ पर पहले हम एक टेबल देखते हैं, एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, याद है वो तेंदुलकर मेथड? कौन सा तेंदुलकर है श्रेय? सचिन तेंदुलकर? सचिन तो नहीं है ना शानी पक्का? देखिए 1993 टू 1994, 2004-5, 9-10 और 11-12, ठीक है। पॉवर्टी रेशियो परसेंटेज की टर्म्स में अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पर जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे ये परसेंटेज कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, पहले बताओ, तब पता लगाएंगे इसको। कम होना चाहिए ना कि बढ़ना चाहिए, है ना। तो देखो रूरल पॉवर्टी को देखते हैं, प्रीवियस कुछ सालों में कम हुई है कि बढ़ी है। डोंट वरी, मैं जनरल कैजुअल ट्रेंड आपको इसलिए पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेटेस्ट तो देखो आपको सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे से ही पढ़नी है, जो लेटेस्ट आएगा। अब आप कहोगे सर वो इकोनॉमिक सर्वे तो फिर उसी साल का बताएगा, ऐसा नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर आप सबको पूरा इकोनॉमिक सर्वे करवाया ना शाइनी, एक एक चैप्टर वर्ड टू वर्ड करवाया ना, पूरा लाइन टू लाइन बैठाकर, पूरा पूरा एक एक डिकेड का नहीं देता है आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे, हर एक अपने जब भी एक आस्पेक्ट एक ट्रेंड मेंशन करता है। सारे ट्रेंड पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे मयूर, बताओ? के शेप कर्व, एल शेप कर्व, मतलब जितना भी था हर एक आस्पेक्ट के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे सबसे फ्रेंडली डॉक्यूमेंट आपकी पूरी प्रिपरेशन में, ठीक है। जैसे हमने उसको प्रीवियस ईयर कवर करा था, इस बार ही कवर करेंगे उसको आराम से, ठीक है। लेकिन पहले आप यहाँ पर ये जानो, रूरल पॉवर्टी रेशियो देखते हैं कम हुआ है कि बढ़ा है, ठीक है। अब इसको क्यों देखा जा रहा है इस साल से? पता है क्या देखा गया था? यूपीएससी के लिए ना ये एक फेवरेट पैरामीटर है, एक फेवरेट हर्डल है, प्री एलपीजी रिफॉर्म्स, पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो पॉवर्टी रेशियो परसेंटेज गिर रहा है, रिमार्केबल अचीवमेंट गिरा गिरा, यस ये चीज़ ठीक है। अर्बन पॉवर्टी इन परसेंटेज 32 टू 26, 26 टू 21, 21 टू 14, सब कुछ सही है। टोटल 45 टू 37, 37 टू 30, 30 टू 22। नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस, इन मिलियंस 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। रूरल पुअर 329 मिलियन से 326 मिलियन, 326 मिलियन से 278 मिलियन, 278 मिलियन से 217 मिलियन, सही है। अर्बन पुअर 75 मिलियन से 81 मिलियन, रेड जोन 81 मिलियन टू 76 मिलियन, 76 मिलियन टू 53 मिलियन। अगर हम इसको नहीं पढ़ते ना अगर,
तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है ना। ये 2 नंबर 75 to 81, हाँ 75 to 81 बढ़ गया। पहले एक कमाई देख लो फिर एक एनालिसिस बताता हूँ। 400 to 407, 407 to 355, 355 to 270। नंबर ऑफ पुअर 1993 टू 2003 या 2004 कुछ भी कह रहा है डिकेड में, ये बड़े हैं है ना। और अर्बन पुअर भी बड़े हैं, लेकिन रूरल पुअर कम हुआ है। पॉवर्टी रेशियो परसेंटेज के टर्म्स में देखी जाए तो वो कम हुई है। मुझे पहले एक बात बताओ, कंबाइन तो चलो ठीक है, जब ये बढ़ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है, उसको छोड़ो। अर्बन पुअर बढ़ने के पीछे आप क्या कारण मानते हो, क्यों बढ़े हैं? विलिंगनेस कि मतलब पुअर होना चाह रहे हैं। हाँ देखो, जब वो शहर में माइग्रेट करके गए ना, और ये माइग्रेशन कैसी थी, रूरल टू अर्बन की अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन, जब ये माइग्रेशन हुई ना, तो जितनी अपॉर्चुनिटीज वो सोचकर गए थे ना, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई उनको वहां पर। उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, बेयर सब्सिस्टेंस नीड से आगे बढ़ आगे बढ़ी चली जा रही थी। मतलब बेसिक नेसेसिटीज जो है ना, उससे भी ज्यादा रहने का खर्चा हो रहा था। इसलिए मैं आपको केस स्टडीज पढ़ाता हूँ, इसलिए इनको स्किप नहीं करवाता हूँ। कभी नहीं कहता मैं आपसे कि ये खुद पढ़ लेना, ये देख लेना, छोड़ो मेन मेन बातें डिस्कस करते हैं। अरे मेन बातें तो हर कोई डिस्कस कर रहे हैं, दिमाग कैसे खुलेगा? दिमाग इन्हीं कहानियों से तो खुलता है। अर्बन पॉवर्टी के केस में आपको क्या पता है? देखो पहले लिख दिया था मैंने यहाँ पर, माइग्रेशन, अर्बन पॉवर्टी, झुग्गी तो बस्ती में रह रहे हैं, सिटी आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेज सबको वर्क करना पड़ रहा है फैमिली इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए। जब सबको वर्क करना पड़ रहा है, अल्टीमेटली लंबे समय के लिए, मान लो कि कोई गांव से चला आया है, उसने अपने छोटे बेटे बेटियों को यहाँ पर वो शहर में लेकर आया, अब वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है वो, उसकी बीवी वगैरह, ठीक है। तो क्या होगा इससे, क्या होगा? बताओ। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए तो मतलब वो पढ़ नहीं पाएंगे बच्चे, स्कूल कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो एंड अप इन पॉवर्टी। शहर तो इसलिए आता है ना कोई भी, कि यहाँ की अपॉर्चुनिटीज को देखें। लोग दिल्ली चले आते हैं कि यहाँ पैसा कमाएंगे, कमाई बहुत ऐसा है। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज मिल पाए ऐसा नहीं, बिल्कुल। रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ है। अब ऊपर आओ यहाँ पर, इस टेबल में मैं क्या बताया, देर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियोज इन इंडिया फ्रॉम 45% टू 37%, 1994 से 2004 तक। द proportion of people below poverty line, it further came down to about 22% in 2011। ठीक है, अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, the number of poor declined from 407 million in 2004 to 5 to 270 million, with an average annual decline ये देख लो, of 2.2 percentage points during 2004 to 5 to 2011 to 12। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स की। अभी हम बात कर रहे थे ना पर वल्नरेबिलिटी की, जो कि किसी भी सिचुएशन वगैरह की वजह से भी पुअर हो सकते हैं। कोई नेचुरल डिसेबिलिटी या सोशल डिसेबिलिटी है उसकी वजह से पुअर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स की। एक दो वल्नरेबल ग्रुप्स का नाम बताओ ज़रा, कुछ भी, मतलब कोई कैटेगराइजेशन बताओ। वेमेन को बोल सकता हूँ मैं वल्नरेबल? क्यों? जेंडर डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन। ओल्ड एज को बोल सकता हूँ मैं वल्नरेबल? कमाई का साधन नहीं है, बट डिपेंडेंट रहना पड़ेगा बच्चों के ऊपर अपने, है ना? चाहकर भी प्रोडक्टिव एसेट बन सकते हैं। और बच्चों को बोल सकते हैं वल्नरेबल? बिल्कुल। शाइनी, बच्चों को वल्नरेबल किसने बनाया ईस्ट इंडिया में? मैं बताऊं? वल्नरेबल ग्रुप्स, the proportion of people below poverty line is also not same for all the social groups and economic categories in India. जो social groups हैं which are most vulnerable to poverty, they are scheduled caste and scheduled tribe households. यानी कि यहाँ पर एक चीज़ है, कास्ट एंगल भी है यहाँ पर, है ना? और आप कितना, नहीं कमाते नहीं है, कितना ज़्यादा आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट है। ट्राइब्स नहीं होते ना मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट। कास्ट और आप कितना ज़्यादा मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट हो। देखो, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो तो ही आप नहीं होगे। अगर आप कास्ट आपकी कम है तो अभी आपने देखा ना, तो आप सोशली एक्सक्लूड हो सकते हो, तभी आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं होगे। समझ रहे हो? तो सिमिलरली among the economic groups, most vulnerable groups, they are the rural agricultural household, labor households and urban casual labor households. ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं। क्यों? फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस, और अर्बन कैजुअल लेबर्स हाउसहोल्ड्स मतलब क्या? टेम्पररी नेचर ऑफ जॉब, जरूरी नहीं है कि हमेशा काम धंधा मिलेगा, है ऐसा कि नहीं? बिल्कुल। तो जो ऊपर का ये जो एस्टिमेट था, इसको अगर हम ग्राफ पे अगर यहाँ पर देखें एक तरीके से, वल्नरेबल ग्रुप्स को अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं है ना। यहाँ आप देखो, पॉवर्टी इन इंडिया 2011 to 12, मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, number of poor of every 100 persons from the category, शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है आपको वल्नरेबल? ये इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? ट्राइबल पीपल। उसके बाद कैजुअल फार्म लेबर रूरल एरिया से, सिमिलर पे यही है, कैजुअल फार्म नॉन कैजुअल लेबर्स इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन अर्बन एरियाज। ठीक है? नेक्स्ट, शेड्यूल कास्ट और एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो। ये तो चलो एक एवरेज निकला हुआ है यहाँ का। यानी कि आप एक चीज़ देख पा रहे हो, कास्ट और आपके एक्सक्लूडेड नेचर के बेसिस पर, जो कि ऑब्वियसली बात है कास्ट से डिराइव होगा, और आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर कितना मर्ज हो, कितना मिक्स हो, इसके बेसिस पर भी पॉवर्टी एस्टिमेशन करा जाता है, निकाला जाता है ना? तो ये ग्राफ हमें क्या शो करता है? दैट परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स, ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल द ग्रुप्स इन इंडिया इज 22। निकल रहा है क्या 22? जी हाँ, 22।
43 out of 100 people belonging to scheduled tribes, they are not able to meet their basic needs. Similarly, 34% of casual workers in urban areas, they are below poverty line. About 34% of casual labor, farm workers in rural areas, and 29% of scheduled castes, they are also poor. अब कुछ कुछ कास्ट वाले लोगों के पास एक डबल डिसएडवांटेज क्या हो जाता है? द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबरर, हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, इट हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम. क्या मतलब? एक तो कास्ट है, सोशली एक्सक्लूडेड है, ठीक है, ऊपर से ज़मीन नहीं है, अगर शहरों में काम कर रहे हैं तो कैजुअल वेज लेबरर हैं. इसकी वजह से प्रॉब्लम दो तरफा चलती है. ये चीज़ है. अभी यहाँ पर गांव में कुछ सामान बेच रहा है आदमी, कह रहा है आई कुड नॉट गेट इनफ मनी इवन इन टाउन, इट विल बी डिफिकल्ट टू सेंड माई चिल्ड्रन टू स्कूल विथ सच एन इरेगुलर इनकम, इसलिए मैं गाँव वापस चला आया. हमने चीज़ देखी थी ना, करंट अफेयर का आर्टिकल शेयर हम पढ़ रहे थे, रिवर्स माइग्रेशन वाला. दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, है ना, डी अर्बनाइजेशन. शाबाश. बादाम अच्छे खाती हैं आप. तो अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स विद इन द फैमिली. गरीब परिवारों में all suffer but some suffer more than others. In some cases, women, elderly people and female infants, they are denied equal access to resources available to the family. यहाँ पर फिर और भी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे यहाँ पर भी आप वो एलिमेंट लेकर आ सकते हो. राइट ऑफ इनहेरिटेंस का होता है, इसकी वजह से क्यों नहीं होता बताओ? वेमेन वल्नरेबल बनेंगी इसकी वजह से क्यों नहीं बनेंगी? आपके नाना जी मामा को सारी प्रॉपर्टी दें, जितने भी मामा है, मम्मी को ना बांटें. आपकी मम्मी हमेशा एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहेंगी कि नहीं रहेंगी? मामाओं की ज़िंदगी, मामा के बच्चों की ज़िंदगी बहुत पॉश लाइफ में अगर कोई बिता हुए मतलब बीतते हुए देखे, तो पॉसिबिलिटी है ना कि नाना जी ने जो प्रॉपर्टी का बंटवारा जो करा था मामाओं के बीच में, उसकी वजह से उनका स्टेटस बढ़ गया हो. मम्मी को दी नहीं गई. चलता हो एक जेंडर ट्रेंड या एंटी वेमेन ट्रेंड घर परिवारों में, हर किसी के कुछ ना कुछ हो सकता है इंडिया में, ठीक है, जैसा भी मतलब परिस्थिति हो, जो भी हो, लेकिन वो हमेशा एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? फिर तो देखो उनके जीवन की नैया पार उनके बच्चे ही लगा सकते हैं, या कल को आगे वाली जनरेशन में कुछ चमत्कार हो तो, है ना. एक बना बनाया अगर सेटअप मिलता तो सपोर्ट मिलता, लेकिन इनहेरिटेंस और सक्सेशन राइट्स की वजह से भी ना मिलने की वजह से वेमेन जो होती हैं वो डिसएडवांटेज पोजीशन पर होती है ना. अभी स्टोरी है सेवाराम की. सेवाराम एक छोटे से गांव में रहता है नियर करूर इन तमिलनाडु. ये जो करूर है, इट इज़ फेमस फॉर हैंडलूम एंड पावर लूम फैब्रिक्स. देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज. सेवाराम एक अरुण थातियर है, एक कॉबलर है बाय कास्ट, एंड नाउ वर्क्स एज अ एग्रीकल्चर लेबर फॉर 160 रुपीज़ पर डे. लेकिन जैसा कि आपको पता है, खेती बाड़ी का काम हमेशा तो रहता नहीं है ना. तो बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर. एट अदर टाइम्स ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन. हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम, बट शी कैन रियली फाइंड वर्क दीज डेज. एंड अगर उसको काम मिलता भी है, उसको सिर्फ 100 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं फॉर द सेम वर्क दैट सेवाराम डज. अब इसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं. सेवाराम की 65 साल की एक बूढ़ी विधवा माँ है जो कि बीमार रहती हैं, एंड नीड्स टू बी हेल्ड विद डेली कोर्स, मतलब उनका देखभाल करनी पड़ती है.
इसकी 25 साल की एक बिन ब्याही बहन है और 4 बच्चे हैं, 1 साल से लेकर 16 साल तक की जिनकी एज है। 3 ऑफ देम आर गर्ल्स एंड द यंगेस्ट इज अ सन। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल। किताबों को ख़रीदना या दूसरी चीज़ें जो कि स्कूल जाने के लिए ज़रूरी हैं, वो एक उसके लिए लग्जरी जो कि उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लस इसको उसकी शादी करवानी है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डोंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन। वो पैसा जोड़ना चाहता है। इनकी माँ ने अपने जीवन में मतलब काइंड ऑफ ही लिखा हुआ एक सिचुएशन को दर्शाने के लिए कि इतना कुछ देखा है that she has lost interest in her life and is just waiting to die someday. His sister and elder daughter takes care of the household. Sivaram plans to send his son to school when he comes of age. His unmarried sister does not get along with his wife. नहीं पढ़ती मतलब आपस में, Sasikala finds her a burden, but Sivaram cannot find a suitable groom due to lack of money. Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Sivaram manages to buy milk once in a while, but only for his son. यहाँ पर कौन डिसएडवांटेज पोजीशन में आपको दिख रहा है इस पूरी कहानी में? कौन दिख रहा है? बताओ। फीमेल्स को यहाँ पर बर्डन की तरह देखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि नहीं? कि स्कूल भेजना है तो बेटे को भेजेंगे, खाने पीने का इंतज़ाम करना है तो वो बेटे के लिए होगा। लड़कियों को जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर थोड़ा नज़रअंदाज करा जा रहा है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।